नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोमवार को दौरा कार्यक्रमों में शामिल होने से पहले पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर पर बयान दिया। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि महादेव ऐप मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके बाद कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ चली है। ये लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। देखिए, ये जो महादेव ऐप के मामले में एफआईआर हुई है, आप सबको पता है कि कब से इसकी जांच चल रही थी। लगभग 2 साल हो गए इसकी जांच करते, इसलिए ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है और न ही राजनीति इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है और जो अपराध हुए हैं, उसकी ये परिणति है। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर महादेव ऐप का जिन्न बाहर आया है। महादेव ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम पर रविवार को एफआईआर दर्ज भी की गई। इस एफआईआर को लेकर भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लोकसभा की चुनाव डेट घोषित हो चुकी है। राजनांदगांव से कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में पहले से ही शुरू हो गई थी। इस बीच महादेव ऐप का जिन्न बाहर आया। ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है जिसमें मेरा भी नाम है। 4 मार्च को एफआईआर की कॉपी और 17 मार्च को प्रकाशित किया गया। इतने दिनों तक ये क्या कर रहे थे? ये राजनीतिक एफआईआर है। दबाव पूर्वक मेरा नाम एफआईआर में डाला गया है। सभी पत्रकार साथियों का आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत है। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। कौन से चरण में कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे ये भी तिथि तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव ऐप का जिन्न बाहर आया। सामान्य सी बात है, यदि थाने में या फिर ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाता है। एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च एफआईआर की कॉपी है। इसमें 4 मार्च लिखा गया है और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है और इसमें 1000 से अधिक खाते सीज किए गए, 200 से अधिक एटीएम कार्ड जब्त किए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उनके कोई हेड ऑफिस नहीं है, ये संचालित कहीं और से होता है। इस बीच में रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया। ये विदेश में थे, इसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आते आते इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक ये तो यही था कि रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर 2 ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं। और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम के व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर
आने के बाद किसी होटल में उसको पकड़ा जाता है। मोदी जी की सुशासन, मोदी की सुशासन, मोदी की गारंटी, विष्णु की सुशासन, महादेव ऐप चल रहा है साए साए। आज इसके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। जिस प्रकार से अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने अपने वेबसाइट में जिन नामों का जो सूची जारी की गई, 14 ऐसे कंपनी हैं जहां ईडी आईटी के जांच के बाद सत्ता पक्ष के खाते में पैसा डाला गया। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो सूची है उसमें मेरा नाम डाल दिए। ये तो मुझे बढ़िया प्रचार करने का मौका दे रहे हैं। भाई मीडिया हम लोग दिखते कहाँ हैं, है ना? वहां तो सब मोदी जी की गारंटी दिखाई देती है। चाहे टेलीविजन खोलो तब, चाहे प्रिंट मीडिया देखो तब, चाहे पोर्टल मीडिया देखो तब, सब में वही दिखाई देते हैं। वो तो आप लोग भी जो प्रमुख जो पत्रकार हैं उनका भी पोर्टल देखो ना, तो विज्ञापन में जिसके खिलाफ बोलते रहते हैं उसमें भी उसी की विज्ञापन आता है। हाँ जब वो तो मोदी वॉशिंग मशीन में धुल गया, जैसे अजीत पवार धुल गए, है ना, जैसे नारायण राणे धुल गए, बहुत सारे नेता और धुल गए। अभी ताजा ताजा और नेता गए जो राज्यसभा में गए, वो भी धुल गए। वैसे चिंतामणि महाराज भी धुल गए। अमरजीत का नाम है, लेकिन चिंतामणि महाराज का नाम जी आप ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनको क्यों जरूरत पड़ गई। महादेव बंद क्यों नहीं करा रहे हैं? यही कर रहा हूं। मोदी की गारंटी, विष्णु सुशासन, महादेव चल रहा है साए साए। वही तो मैं कह रहा हूं, क्यों बंद नहीं हो रहा है? खुशबू जी, मैं ये कह रहा हूं कि महादेव को भारत सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है? डबल इंजन सरकार क्यों बंद नहीं कर रही है? कितना पैसा लिए हैं? मेरा आरोप ये है कि ये जैसे फ्यूचर गेमिंग से पैसा लिए हैं, उसी प्रकार से महादेव से भी पैसा लिए हैं, तभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। कितना लिए हैं? अरे रहने दीजिए, मैं सुनिए आज इसी संबंध में इसी संबंध में कोई ना ना छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं हो सकती ना ना। अरे कोर्ट तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे निर्वाचन आयोग ने वेबसाइट में अपना कर दिया। इसको कम से कम दिखाएं तो, लोगों को बताएं तो। मीडिया क्यों नहीं बता रही है? इसको क्यों नहीं? जितना सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, एक आध सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव के आगाज के बाद छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। सोमवार को बिलासपुर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया को संबोधित कर भूपेश पर गंभीर आरोप लगाए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह भूपेश बघेल बोल रहे हैं, उससे साफ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। न्यायालयीन प्रक्रिया और कार्रवाई हो रही है। गूगल पर 508 करोड़ सर्च करने से भूपेश का नाम उल्लेख मिलता है। कानूनी प्रक्रिया और कानूनी कार्रवाई किसी के पद और कद को देखकर नहीं होती है। एजेंसियां कानून सम्मत कार्य कर रही है। इस कार्रवाई का चुनावी कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बैटिंग ऐप के जरिए युवाओं के भविष्य से खेला गया। भूपेश बघेल ने आकाओं के एटीएम के रूप में कार्य किया। कोई भी कितना भी बड़ा हो, कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को लूटने और बर्बाद करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। महादेव बेटिंग ऐप वाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सार्वजनिक रूप से जो
बयानबाजी की है वो ये बताता है कि जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, न्यायिक कार्यवाही है, न्यायालय और कानून प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए, न्यायालयिक प्रक्रिया में जाना चाहिए। उसके बजाय अनाप शनाप कहना ये ठीक नहीं है। एफआईआर दर्ज हुई है और पहले भी हम सबको पता है कि लगातार मीडिया में महादेव बेटिंग ऐप को लेकर बहुत सारे तथ्य सार्वजनिक हुए, मीडिया के माध्यम से हुए। हम सबको इस बात का भी स्मरण है कि किस प्रकार से असीम राय से 5 करोड़ 39 लाख रुपए की जब्ती ईडी ने की थी और तब असीम राय ने कहा था कि यह राशि भूपेश बघेल को देने के लिए थी। जब शुभम सोनी का भी दुबई से वीडियो जो वायरल हुआ, उसमें भी स्पष्ट रूप से उन्होंने भूपेश बघेल जी को करोड़ों रुपए देने का उल्लेख किया है। आज हम गूगल में 508 करोड़ सर्च करेंगे तो भूपेश बघेल जी के का उल्लेख वहां स्पष्ट रूप से मिलता है। आज महादेव बेटिंग ऐप का मामला कितना गंभीर और कितना बड़ा मामला है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। और ऐसे मामले में 2 पेज की प्राथमिकी जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, उसके आधार पर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी और राजनीति करना ये ठीक नहीं है। न्यायालयीन प्रक्रिया है, कानून प्रक्रिया है, उसका पालन होना चाहिए, उसका सम्मान भूपेश बघेल जी को करना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया और कानूनी कार्यवाही किसी के पद या कद को देखकर नहीं होता है। एजेंसियां कानून सम्मत मैंने कहा जांच की कार्रवाई अभी महादेव ऐप पर हुई है और जहां पर भी इस प्रकार की बात हो निश्चित रूप से हो। क्या नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही ये आरोप या मैंने आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, न राजनीति से इसका लेना देना है, न चुनाव से। ये कार्यवाही सतत प्रक्रिया है और जांच की कार्यवाही लंबे समय से चल रही है। जांच के प्रक्रम में ये एफआईआर दर्ज हुआ है। टाइमिंग को लेकर कहा जा रहा है कि किसी का एडवांटेज मिलेगा तो इसी टाइम पे कार्रवाई हो रही है। मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया, न राजनीति से इसका लेना देना है, न चुनाव से लेना देना है। ये जांच की कार्यवाही की सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस ये कहती है कि आप उद्योग व्यापार कर रहे हो, उसमें ट्रांसफर भी आपके विभाग में किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ, 3 साल से जमे में आपके विभाग करे, उसका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? मेरे विभाग में नगरीय निकाय प्रशासन विभाग में ट्रांसफर हुआ है, पीएचई में हुआ है, लोक निर्माण विभाग में लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत होगा। राहुल जी, ये आरोप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, चलते रहते हैं, जो लोग सुन रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी के बयान को लेकर किसी सफाई देने की जरूरत पड़ती है। इसलिए कि इसे लेकर जो राजनीति हो रही है उसका जनता के बीच में सही विषय जाना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से जनता के बीच में सही विषय पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या कुछ गलतियां हुई हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा करें। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या कुछ गड़बड़ियां हुई हैं उस पर भी चर्चा करें। देखिए, चुनाव में काले धन का उपयोग रुकना चाहिए। इसके लिए ठोस और मजबूत कार्यवाही होनी चाहिए। ये सबका मत है, देश का भी मत है। उसने तो अवैधानिक कर दिया है, तो अब तो आप लोग अपना वसूली टाइप पे आ गए, ऐसा कुछ हो गया है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है, जनता के लिए राजनीति करती है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जनहित में काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस ये हमारी नीति रही है और उसी पर हम चल रहे हैं। आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास न नियत है, न नेतृत्व है, न काम है। इसलिए बेबुनियाद आरोप लगाने का प्रयास लगातार वो कर रहे हैं। इसलिए बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल कहते हैं कि ईडी जो चाहे कार्रवाई कर सकती है। जब मेरा नाम एफआईआर में है तो अधिकारियों के नाम भी शामिल होने चाहिए थे, लेकिन उनके नाम का उल्लेख भी नहीं किया गया है। इसका साफ मतलब है कि वे मुझे निशाना बना रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी बॉन्ड पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि ये पिछले 10 साल का सबसे बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई है और इस वजह से वे बदनाम करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। नहीं, जो कार्रवाई करना करे। मतलब सवाल इस बात का है, जब आपके जो एफआईआर हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें नेतागण अधिकारीगण, जब एफआईआर में मेरा नाम है तो अधिकारीगण का भी नाम आना चाहिए था। और जब इसमें अधिकारियों के भी नाम नहीं डाले हैं सूची में तो मेरा भी नाम नहीं होना था। इसका स्पष्ट अर्थ है कि केवल मुझे टारगेट करके मुझे बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ईडी इसमें जांच कर चुके, उसके बाद ईओडब्ल्यू दे रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि ईडी इतने दिन तक जांच करती रही, पूरे खंगाल चुके, कहीं कुछ नहीं मिला। और जो असीम दास है वो भी रिट्रैक्शन कोर्ट में प्रस्तुत कर चुके हैं। दूसरे लोग, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल कॉन्सुलेट ऑफ दुबई में भारत सरकार की जो कॉन्सुलेट है उसके सामने में शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। और कॉन्सुलेट जनरल है वो हाई कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि इसके लिए मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो इस प्रकार की जो बात है तो स्पष्ट है कि उसी के अधिकारी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते उसके बयान का। तो वो तो अपने आप में बात खंडन हो रहा है। बात है ये जो बांड उसके पास गया है वो आखिर ईडी आईटी के पहले नोटिस या छापा पड़े हैं और उसके बाद 14 कंपनी इसको पैसा दिए हैं। तो लगातार ये दबाव और धमकी के माध्यम से चंदा उगाही करने का जो आरोप है पूरे देश में ये पिछले 10 साल में सबसे बड़ा घोटाला है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो राजनांदगांव लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इस कारण से बदनाम करने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला तो ये है कि अब यूडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हुआ है, तो नोटिस कब देती है वो देखते हैं। आपने कुछ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा के दिग्गज कांग्रेस नेताओं के साथ लगभग 1200 से अधिक की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। इसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस के पाली नगर पंचायत अध्यक्ष, पाली के कद्दावर कांग्रेस के जिला महामंत्री शैलेश सिंह ठाकुर समेत सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। कोरबा लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे व उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल दिवांगन और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने सभी को भगवा गमछा पहनाकर भाजपा में स्वागत करवाया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, हमारे मुख्यमंत्री के कामों पर विश्वास व्यक्त किया, भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आस्था को प्रकट किया और करीब 1200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं पाली ब्लॉक के, तो उन्होंने सब प्रवेश किया है और हम सब उनका भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करते हैं। हमारा परिवार बड़ा हुआ और हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नई शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर मुकदमा दर्ज होने पर उस पर अभियुक्त बघेल द्वारा प्रेस में दी गई प्रतिक्रिया पर अब भाजपा ने संभाग स्तरीय प्रेस वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री को न्यायिक प्रक्रिया का सामना और सम्मान करने का सुझाव दिया है। इस दौरान दुर्ग में हुए पत्रकार वार्ता में भाजपा शहर विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि अभियुक्त का सार्वजनिक बयान चोर की दाढ़ी में तिनका है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल पर मुकदमा दर्ज होने के बाद राजनीति की गलियारों में काफी उथल पुथल नजर आ रही है। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही सामने आया इस मामला तूल पकड़ने लगा है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस सुनहरे अवसर को पूरी तरह से खेलने की तैयारी की गई है। इस मौके पर सोमवार को भाजपा ने सभी जगहों पर संभाग स्तरीय प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। नियम में है कि मंदिरों में इस तरह से निर्माण कराया सामुदायिक भवन हो रहा है कि मंदिर के निर्माण की बात हो रही है। सामुदायिक भवन सारे मंदिर के पास में सामुदायिक भवन। इसी कड़ी में दुर्ग भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में शहर विधायक गजेंद्र यादव ने भी अपनी बातों में कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर मुकदमा दर्ज होने और उस पर अभियुक्त बघेल द्वारा प्रेस में दी गई प्रतिक्रिया वास्तव में चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा ही है। भूपेश जी को जो भी कहना है संबंधित एजेंसियों या कोर्ट में जाकर कहना चाहिए। अनाप शनाप राजनीतिक बयानबाजी से कोई लाभ नहीं होने वाला। सोशल मीडिया पर घूम रही प्राथमिकी के 2 पन्ने पर अपनी भड़ास निकालने से बेहतर है कि अभियुक्त उचित माध्यम से मूल कॉपी प्राप्त कर न्यायिक प्रक्रिया का सामना और सम्मान करे। भूपेश बघेल या तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ महादेव ऐप से संबंधित जितने भी विषय हैं वह इससे कहीं अधिक गंभीर और विस्तृत हैं जितना इस 2 पेज में है। इसके साथ ही कहा कि अभियुक्त का सार्वजनिक बयान चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा प्रतीत हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री को न्यायिक प्रक्रिया का सामना और सम्मान करने की बातें उन्होंने कही। आज प्रेस वार्ता चूंकि कल हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री
आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया कि ईओडब्ल्यू ने माननीय भूपेश बघेल जी और उसके साथ उनके 16 सहयोगी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया, उनका कहना था कि ये राजनीति से प्रेरित है, भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उस संबंध में कहना चाहता हूं, चूंकि हम सबको मालूम है कि अभी लोकसभा का चुनाव आचार संहिता लग गया है। चुनाव आचार संहिता में शासन का हस्तक्षेप निर्वाचन आयोग को लिया जाता है। प्रशासन पूर्णतः निर्वाचन आयोग के हिसाब से चलती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी शासन की कोई भूमिका नहीं है। ईओडब्ल्यू एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और वो अपने हिसाब से जो पुराने भूपेश बघेल जी के जो मुख्यमंत्री काल में जो महादेव पे जो घटना, मतलब जो उसमें आरोप लगा था, जांच हुई, उसी जांच को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए एफआईआर किया। कल भूपेश बघेल जी ने प्रेस वार्ता किया है, उन्होंने ये बताया कि जब मेरा नाम किया जा रहा है तो अधिकारी शामिल है, क्यों नहीं उनका नाम एक्सपोज किया जा रहा है। महादेव सेवक मामले में महादेव सेवक में जो 16 आरोपी है, जो उनके साथ सह आरोपी है, उसी सह आरोपी में 2 लोगों ने अपना वीडियो जारी करके वो बात ही 550 करोड़ रुपए कुछ एक निश्चित राशि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भेजी गई। उन्हें स्पष्ट बयान भी लिखित कर दिया, वीडियो भी वायरल कर दिया। तो ऐसा कहना उचित नहीं है कि उनका नाम नहीं जानने की जरूरत है, क्योंकि वो अभियुक्त है, इसलिए उनका नाम जोड़ा। भूपेश बघेल का ये कहना है कि भाजपा चुनाव लड़ने से उन्हें वंचित करना चाहती है, नहीं चाहती कि भूपेश बघेल चुनाव लड़े। भाजपा डर चुकी है, सहमत है क्या? भाजपा कोई डरी नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। भाजपा, पहली बात यह है कि भाजपा के इस आरोप में भाजपा सरकार के किसी नेता का न सरकार के किसी नुमाइंदे ने इस संबंध किया है। ईओडब्ल्यू ईडी के कहने पे वो एफआईआर की है, किसी सरकार के किसी भी नुमाइंदे या किसी भाजपा के कहने पे कार्रवाई नहीं की है। डरने वाली कोई बातें नहीं है। लेकिन ठीक चुनाव के पहले निकाल के लाया ने चुनाव के पहले नहीं था। अगर भाजपा चाहती तो वो तो 2 महीना पहले ही कार्रवाई करती। भाजपा कोई द्वेष रहता, कोई बात रहती, बदलक भावना से करना चाहती, तत्काल वो उस समय वो कर सकती। भारतीय जनता पार्टी कहीं इस मौका नहीं है, जहां से ऐसी कहने पे एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर कहा कि शक्ति से लड़ रहे हैं का मतलब हमारे पीएम मोदी से है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, और उनके सामने राहुल गांधी की बिसात ही क्या है। जिस तरीके से उनके पूरे परिवार ने पूरे देश की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा, उसके बावजूद भी उन्हें अपनी सीट बचाने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है। जनता इसका हिसाब लेगी। शक्ति से लड़ रहे मतलब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है, और उनके सामने में राहुल गांधी की बिसात ही क्या है। उन जिस तरीके से उनके पूरे परिवार ने पूरे देश की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा, उसके बावजूद भी आज उनको अपनी सीट बचाने के लिए दूसरे राज्य में भागना पड़ रहा है, परंपरागत सीट से छोड़ करके। तो ये तो किस तरीके से जनता एक एक उसका हिसाब ले रही है, और ये हिसाब लगातार जारी रहेगा। पूरे देश की जनता कहते हैं कांग्रेस पार्टी से एक एक सीट का हिसाब लेगी। देखिए, ईवीएम पर जिस तरीके से सवाल उठाते हैं, जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, और कांग्रेस हारती है तो ईवीएम खराब। अरे भाई, आपके नेता खराब है, आपकी पार्टी के विचारधारा खराब है, लोग खराब हैं, तो जब हारते हो तो जनता को दोष देना चालू करते हो, ईवीएम को दोष देना चालू करते हो। तो दोष देना छोड़िए, लोगों के विकास के लिए आगे आइए। और जहां तक आप बाकी जो एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, ये वही एजेंसियां हैं। जब यूपीए की आपकी गवर्नमेंट थी, तब आपके साथियों दल को आप लोगों ने उनके ऊपर जांच बिठाया था, और आप कहते हैं कि कहते हैं हमने क्यों किया। ये तो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, और ये लगातार जो भी कहते हैं गैर कानूनी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये पूरे देश की मंशा है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास,
कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के राजीव भवन में आगामी लोकसभा चुनाव की रूपरेखा बनाने मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बैठक बुलाकर तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आवश्यक बैठक दुर्ग के राजीव भवन में आयोजित की गई।
बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अरुण वोरा, जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष गया पटेल, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, आर.एन. वर्मा, मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद के उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। बैठक में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खड़े राजेंद्र साहू को जिताने के लिए मध्य ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले 39 बूथ के बूथ प्रभारियों एवं सेक्टर प्रभारियों, साथ ही पार्षद व पदाधिकारियों की उपस्थिति में रणनीति तैयार की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि 2-2 वार्ड की एक सामूहिक कमेटी बनाई जाएगी और घर घर जाकर कांग्रेस की रीति और सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में अरुण वोरा ने कहा कि राहुल गांधी ने जो 5 गारंटी देश की जनता के लिए लाया है, महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी का पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल योजना के तहत आम जनता को लाभ होगा, उसे आम जनता तक पहुंचाना है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के पद्मनापुर थाना क्षेत्र में पुलगांव स्थित पेट्रोल पंप के पीछे सुनसान इलाके में खून से लथपथ लाश बरामद हुई है। इसकी सूचना लगते ही आसपास में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस कुछ संदेहियों से पूछताछ भी कर रही है। दुर्ग के पुलगांव स्थित पेट्रोल पंप के पीछे खून से लथपथ मृत अवस्था में युवक का शव बरामद हुआ है। सुनसान इलाके में पड़ी युवक की बॉडी की खबर जैसे ही आसपास फैली तो मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस ने भी मुस्तैदी के साथ कार्य कर घटना की जांच में जुट गई। गौरतलब है कि युवक की हत्या सर पर पत्थर पटक कर की गई है। साथ ही वहीं मृतक युवक की पहचान कुंद्रापारा निवासी तोप सिंह धृत लहरे के नाम से की गई है, जिसको लेकर इस मामले में दुर्ग पुलिस शक के आधार पर 4 संदेहियों से पूछताछ भी कर रही है। हालांकि दुर्ग एडिशनल एसपी ने बताया कि हत्या के पूर्व सभी लोग आपस में बैठकर नशे का सेवन किए हुए थे। वहीं इस मामले में पद्मनापुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने इस तरह की जानकारी दी। ये थाना पद्मनापुर का मामला है। सुबह ही पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पेट्रोल पंप है, उसके पीछे खुला जगह है जहाँ पे बॉडी मिली है। पुलिस ने तत्काल वहाँ पे थाना प्रभारी स्वयं वहाँ पे उपस्थित थे। सभी मैं स्वयं भी वहाँ पर गया था, सीएसपी साहब भी थे। सभी लोग वहाँ पे पहुँचे। पुलिस के द्वारा उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मर्ग जाँच उसमें लिया गया है। मर्ग जाँच पर से तत्काल उसमें हत्या का प्रकरण, क्योंकि प्राथमिक दृष्टया वो हत्या का मामला नजर आ रहा था, हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसमें पूछताछ पे पता चला है कि जो मृतक है वो आदतन वो शराब पीने का आदी था और कल भी वो अपने कुछ लोग मित्रों या पहचान वालों के साथ उस जगह पे वो गया था जहाँ पे उन लोगों ने शराब और पार्टी की थी। तो पुलिस ने भी उसके संबंधी सभी लोगों से पूछताछ करना चालू कर दिया है। जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं समाज सेवी राजेंद्र साहू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में जाकर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। दुर्ग संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की तैयारियों एवं अपने दौरों को लेकर राजेंद्र साहू ने एसीएन न्यूज से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। चुनावी चर्चा में हम इस वक्त हाजिर हैं राजेंद्र साहू सर के घर में। जी हां, दुर्ग लोकसभा से वो प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने बहुत विश्वास करके उनको टिकट दिया है और इस बार सांसद की लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं और उनसे जानना चाहेंगे क्या है मुद्दे, किन किन मुद्दों को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सर का स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का और दुर्ग लोकसभा के सभी मतदाताओं का, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके आशीर्वाद से, उनके प्रयास से मुझे यह अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं शीर्ष नेतृत्व के सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों को भी और कांग्रेस के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रदेश सहित देश में जो लहर देखी जा रही है भाजपा की, क्या मानते हैं इसको कितना असर पड़ेगा कांग्रेस में? जनता में कांग्रेस के प्रति लहर है। समाचारों में इसमें जो दिखाया जा रहा है वो भ्रम फैलाने के लिए। एक तरफ देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है, एक तरफ हमारे युवा साथी रोजगार के लिए भटक रहे हैं और ये लहर वहर की बात करना, उसके बाद
ये दुर्भाग्यजनक है। न किसानों को उसके फसल के सही दाम मिल पा रहे हैं। केंद्र में जो सरकार है बहुत से वादे की थी किसानों के लिए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। भाजपा वाले कहते हैं कि देश की जनता उनके परिवार है। अगर देश की जनता अगर उसके परिवार हैं तो महिलाओं के साथ, चाहे वो मणिपुर हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो वो किसका परिवार है? उन परिवारों की रक्षा क्यों नहीं है? उनके जो गुनाहगार हैं उनको सजा क्यों नहीं? हमारे देश के युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, वो किसके परिवार के हैं? बेरोजगार अगर उनके परिवार के नहीं हैं तो वो किसको परिवार मानते हैं? उनको रोजगार कौन देगा? वह मुखिया कैसे बोल सकते हैं कि मैं परिवार के हैं, जो अपने बच्चों को लोग रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं? और किसानों की बात करेंगे, वो किसके परिवार के? वो अपनी फसल की सही मांगों को लेकर अगर कोई बात रखते हैं केंद्र सरकार के पास तो उसको अनसुनी किया जाता है। वो किसके परिवार के? देश के 25 करोड़ से अधिक किसान हैं, उन किसानों की बात कौन सुनेगा? क्या वो हमारे परिवार के सदस्य नहीं? क्या वो भारत के मुखिया जो हैं उनके परिवार के सदस्य नहीं? किस सदस्य की बात करते हैं? किस परिवार की बात करते हैं? ये मेरा सवाल है। और किसान अगर अपनी बात को लेकर आंदोलन करते तो उनके ऊपर गोलियां चलवाते, उनको अपने गाड़ियों से रौंदते। वो किसके परिवार के हो किसान जो पीड़ित है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। फिर इसमें कहाँ से लहर वाली बात है? विजय, बोलना चाहूंगी आपके सामने विजय बघेल जी हैं जो कि सांसद अपनी दावेदारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव हालांकि पाटन से वो शिकस्त मिली थी, अभी आपके सामने एक कड़ी प्रतिद्वंदिता है, क्या मानते हैं इसको? दुर्ग लोकसभा की जनता ने उन्हें पूरे विश्वास के साथ अपना मत दिया था, लेकिन 5 सालों में उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र आता है, जहाँ के वो कर्मी भी रहे हैं, वहाँ काम कर चुके हैं। और बीएसपी पे क्या परेशानी है उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। लेकिन आज भी हमारे बीएसपी में जो कार्यरत श्रमिक हैं, अधिकारी हैं, ठेका श्रमिक हैं, वो अपनी बातों को लगातार लेकर सेल प्रबंधन से मांग करते हैं। सांसद महोदय से मांग की है, लेकिन 5 सालों में ना उन्होंने सेल प्रबंधन से बात की सांसद महोदय ने, ना इस्पात मंत्रालय बात की, ना कभी सदन में भिलाई इस्पात संयंत्र के अपने साथियों का मुद्दा नहीं उठा पाए। जो अपने साथ काम करने वाले लोगों की आवाज को नहीं उठा पाए तो आम जनता की क्या सुनेंगे वो? दूसरा, यहाँ दुर्ग को, भिलाई को मिनी भारत कहा जाता है। यहाँ से हम अन्य प्रदेशों में जाने वाली ट्रेनें बहुत सी सुविधाएं कांग्रेस की गवर्नमेंट में दिलाया गया था, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, जगह जगह, चाहे इधर बंगाल हो, हर जगह, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह जाने के लिए ट्रेन की सुविधा, ताकि हमारे यहाँ के निवासियों को आवागमन का, यात्रा का सुलभ और सस्ता साधन मिल सके। इस 5 सालों में, इन 5 सालों में कई ट्रेनें विलंब से चल रही है, कई ट्रेनें रद्द कर दी जाती है और बहुत सी ट्रेनें बंद हो गई है। लेकिन उन्होंने कहीं बात नहीं उठाई कि ये रोल चलना चाहिए, ट्रेन फिर से चालू की जाए, ट्रेन टाइम से चले। इसके लिए उन्होंने न कभी रेल प्रबंधन से बात किया, न ही सदन में इस बारे में बात रखी। ये दुर्भाग्यजनक बात है। तो कहाँ से वो जनता का विश्वास खो डाले? 275, लगभग 275 श्रमिक और अधिकारियों की मौत बीएसपी की हुई है कोरोना काल में, और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो आज भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए राह देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इसमें कोई पहल नहीं किया है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, इनको लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं।
भाजपा जो है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस किसके चेहरे पे लड़ रही है? कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राहुल जी लगातार देश को जोड़ने के लिए, लगातार देश के लोगों को सद्भावना पूर्वक विकास की ओर ले जाने के लिए, देश के किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, हमारे जो युवा वर्ग हैं सबको न्याय मिले, इसकी बातों को लेकर हम लोग आगे आ रहे हैं। यहाँ विचारों की लड़ाई होती है, यहाँ विकास कैसे होना चाहिए, यहाँ देश में हम एक दूसरे के साथ बिना भेदभाव के कैसे रहें, ये हम लोग लेके विजन लेके चल रहे हैं। और लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और लोगों को अधिकार कैसे मिले इसके लिए हम योजना बना के काम करेंगे ताकि देश का विकास, मानव जाति का विकास हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव सट्टा ऐप में कल उनके ऊपर एफआईआर हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कितना क्षति पहुंचेगी, क्या देखते हैं इसको, क्योंकि वो भी राजनांदगांव से प्रत्याशी भी हैं? देश में जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे और अन्य दल हो, उनके नेताओं को डराकर धमकाकर ये राजनीति कर रहे हैं। आज देश में सब जानते हैं कि ये खाली दबाव की राजनीति है। व्यापारी, अधिकारी, नेतागण सब इनसे भय मुक्त वातावरण जो पैदा कर रहे हैं, इससे सब अंदर से आक्रोशित है। क्यों आक्रोशित है? कि ये खाली दबाव की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा में जितने लोग हैं, चाहे अजीत पवार जी लो, चाहे शुभेंदु अधिकारी लो, चाहे आपका हेमंत बिश्व शर्मा लो, चाहे अभी आपका नीतीश कुमार गए हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। यानी भाजपा में जाने के बाद आप सीधा वॉशिंग मशीन में धो डालोगे। यानी ऐसा निर्मल कौन सा है इनके पास कि भाजपा ही पाक साफ है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ है, इसका जवाब क्यों नहीं देते हम लोग? और ये जो कर रहे हैं इसको जनता भली भांति जानती है, इसका कोई असर चुनाव में नहीं होने वाला है। सब जानते हैं कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। वर्तमान में दुर्ग जिले में चाकूबाजी की घटना काफी देखी जा रही है। जब से यहाँ भाजपा की सरकार आई है, अपराध बढ़ गया है। अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है जिसको अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके दुष्परिणाम बहुत बुरे होंगे। नियंत्रण होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो, अपराध नहीं होने चाहिए। और नशा का व्यापार बढ़ गया है। अवैध नशे के जो व्यापार है उसमें बहुत बढ़ोतरी आई है, इसमें नियंत्रण होना चाहिए, हमारी मांग है। और अपराध रुकना चाहिए, क्योंकि अपराध होते हैं तो हमारा ही कोई व्यक्ति, हमारा ही कोई भाई, हमारी कोई बहन, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इसलिए अपराध रुकना चाहिए। राज्य के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस बार प्रत्याशी महासमुंद से टिकट दी गई है। काफी विरोध का भी स्वर वहां देखा जा रहा है, क्या प्रभावित होगा इससे चुनाव? विरोध नहीं हुआ है। प्रत्याशी हर कोई बनना चाहता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, और जो लोग बनना चाह रहे थे वो अपनी मांग को रख रहे थे कि हमको दिया जाए। विरोध की कोई बात ऐसी नहीं आई है। किन किन मुद्दों पे आप मैदान पे उतरे हैं लड़ाई के लिए? हमारा जो वो है कि जो पिछली भाजपा की सरकार है, 10 सालों में जितने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किए। यहाँ की जो राज्य सरकार है वो भी जो वादे किए थे उसमें खरा नहीं उतर रहे हैं। 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता जो मिलता था वो बंद कर दिया गया है। 18 लाख आवास देने की बात की थी, आज तक एक भी आवासहीन हितग्राहियों को उसका पैसा नहीं मिला है, शुरुआत ही नहीं हुई। राशन जो है 35 किलो प्रति परिवार मिलता था, उसको अब घटा के प्रति व्यक्ति 5 किलो कर दिया गया है। ये मुद्दा है हमारा।
हमारे गोबर खरीदी बंद कर दिए हैं। आपका जो मातारी वंदन योजना है, इसमें भी बहुत से लोग परेशान हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिला है। ये सब मुद्दे हैं। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले जो 30 लाख खाली पद बचे हैं उनमें तत्काल भर्ती किया जाएगा। युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जाएगा। जो युवा बेरोजगार साथी है उनको डिप्लोमाधारी हैं और ग्रेजुएट है, उनको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। महिला बहनों को 50% आरक्षण हर स्थान पर, सभी नौकरी से लेकर हर एक चीज स्थान। भी से बोलना चाहूंगी, जैसे महतारी वंदन योजना को भुनाया भाजपा ने, क्या ऐसी कोई योजना महिलाओं के लिए कांग्रेस लाएगी? कोई भी योजना भुनाने के लिए नहीं होता, उनको देने के लिए होता है। महतारी वंदन योजना की बात करें तो जैसे इन लोग पहले राशन कार्ड बनाए थे ना, जनता को बहुत सारे राशन कार्ड बांटे। जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ तो सभी राशन कार्ड रद्द कर दिए गए थे। महतारी वंदन में भी वही स्थिति आने वाली है। हमारी एक योजना है, 1 लाख रुपया हमारी जो महिला बहनें हैं, गरीब महिला बहनें, उनको 1 लाख रुपया प्रति वर्ष सरकार के द्वारा दिया जाएगा कांग्रेस सरकार आने पे। किसानों को उसके फसल का सही दाम मिले, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर उसको सदन में पास किया जाएगा। अंत में एक सवाल है, 3-3.5 माह पहले विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस को भारी शिकस्त मिली। उसमें कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई? क्योंकि लहर तो भूपेश की थी, फिर कहाँ चूक हुई जो अभी लोकसभा में नहीं दोहराई जाएगी? चुनाव में अलग अलग समय अलग अलग परिणाम आते हैं। समय और परिस्थिति जो होता है उसके हिसाब से परिणाम आते हैं। अभी हमारे पक्ष में माहौल है, लोगों को आभास हो गया कि हमने गलती कर डाला है, अब कांग्रेस को फिर से चुनना है और लोग कांग्रेस की ओर आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। हाल ही में कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, उस मैटर में पेपर न्यूज में भी आया था, हमने न्यूज ही बनाया था। कौन से मुद्दे में? ये 14 साल पूरा क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? अभी एक का बाकी है फैसला। जेके लक्ष्मी सीमेंट का निर्माण हुआ था, उस समय हम लोगों की मांग थी कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं ध्रुव भिलाई राय और छत्तीसगढ़ में, उनको वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसमें हम लोगों को के ऊपर धारा लगाई गई थी। अभी पिछले दिनों माननीय न्यायालय के द्वारा हमको बाइज्जत बरी कर दिया गया है और हम लोग आगे भी युवाओं की लड़ाई, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे उनके अन्य सुविधाओं की बात हो, उसको लेकर हम हमेशा आगे करते रहेंगे। एसीएन के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका आभार। साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, अपने भाई राजेंद्र साहू का साथ देके पंजा छाप में मुहर लगाएं और विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे राजेंद्र साहू जी हाँ दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और किन किन मुद्दों पे वो चुनावी मैदान में उन्होंने बताया। साथ ही बताया कि उनकी सरकार आती है तो किस तरह की सुविधाएं महिलाओं को, पुरुषों को, समस्त जनता को दी जाएगी, उसके विषय में उन्होंने बताया। बिल्कुल नहीं डालना है। 3 चरणों में चुनाव में आखिरी का चुनाव जो है वो दुर्ग का है और सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।